जरा सोचिए एक ऐसी चिंगारी के बारे में जो सुलगती है और देखते ही देखते पूरे देश में आग लगा देती है। 1857 का विद्रोह बिल्कुल वैसा ही था। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये आजाद भारत के सपने की पहली जोरदार आवाज थी। ये वो कहानी है जिसने उस वक्त के सबसे ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं और एक राष्ट्र के जन्म की जमीन तैयार की थी। तो आज हम 1857 की इसी चिंगारी से शुरू करेंगे और इसकी विरासत तक के पूरे सफर को समझेंगे। जानेंगे कि आखिर ये विद्रोह क्यों शुरू हुआ, कैसे फैला और सबसे जरूरी, इसका भारत के भविष्य पर क्या असर पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए इस विद्रोह के बिल्कुल दिल में उतरते हैं। ये कोई एक दो दिन की घटना नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा विस्फोट था। सवाल उठता है कि ये था क्या आखिर? क्या ये सिर्फ सैनिकों का गुस्सा था, या ये आज़ादी की पहली लड़ाई थी, या फिर कुछ और? चलिए इसे ठीक से समझते हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी। ये एक बड़ा आंदोलन था जिसकी शुरुआत हुई 10 मई 1857 को मेरठ से। और इसका मकसद एकदम साफ था, भारत से ब्रिटिश राज को जड़ से उखाड़ फेंकना। और मेरठ से निकली ये चिंगारी सच में देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में आग की तरह फैल गई। तो सवाल ये है कि इस विद्रोह की आग को हवा कहां से मिली। चलिए उन 4 बड़ी वजहों को समझते हैं जिन्होंने इस असंतोष के बारूद में आग लगाने का काम किया। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक कारणों की। जरा सोचिए, कोई राजा है और अचानक एक बाहरी ताकत आकर यह कह दे कि अगर उसका अपना बेटा नहीं है तो उसके बाद उसका राजपाट खत्म, वो राज्य अब हमारा हो जाएगा। यही थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। इसने कई भारतीय शासकों से उनका सब कुछ छीन लिया। एक एक करके राज्यों को हड़पना और मुगल बादशाह को सिर्फ नाम का शासक बना देना, इन सब वजहों से शासकों के मन में जबरदस्त गुस्सा भर गया था। अब आते हैं आर्थिक मोर्चे पर। ब्रिटिश नीतियां सही मायनों में आम आदमी की कमर तोड़ रही थी। किसानों पर लगान का बोझ इतना ज्यादा था कि उनकी अपनी ही फसलें उनकी नहीं रह गई थीं। भारत के छोटे मोटे उद्योग धंधे, मतलब कॉटेज इंडस्ट्रीज, सब तबाह हो रही थी, क्योंकि सारा का सारा व्यापार तो अंग्रेजों के हाथ में था। मतलब देश का पैसा बाहर जा रहा था और लोग दिन ब दिन गरीब हो रहे थे। अंग्रेजों ने सिर्फ जमीन पर ही कब्जा नहीं किया था, वो लोगों की आस्था और संस्कृति में भी दखल अंदाजी कर रहे थे। अब सती प्रथा पर रोक जैसे कुछ कदम भले ही सामाजिक सुधार के लिए थे, लेकिन कई लोगों ने इसे अपनी पहचान और धर्म पर हमला माना। उन्हें लगने लगा था कि अंग्रेज उनकी सदियों पुरानी जीवन शैली को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। और फिर वो आखिरी चिंगारी आई सेना के अंदर से। भारतीय सिपाही, जिन्हें सिपाही कहा जाता था, जो अंग्रेजों के लिए ही लड़ते थे, उन्हीं के साथ भेदभाव होता था। तनख्वाह भी कम, प्रमोशन का तो कोई चांस ही नहीं। और जब उन चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह फैली कि उनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी है, तो ये उनके धर्म पर सीधा हमला था। बस इसने सालों से दबे हुए गुस्से की आग में घी डालने का काम कर दिया। तो जब ये सारे कारण एक साथ मिल गए तो एक ऐसा जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। देखिए, मंगल पांडे का विद्रोह एक अकेली चिंगारी की तरह था, लेकिन मेरठ में जब सिपाहियों ने एक साथ बगावत की तो वो चिंगारी एक मशाल बन गई। और अगले ही दिन जब ये विद्रोही दिल्ली पहुंचे और बूढ़े मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता बना दिया, तो इस विद्रोह को एक राष्ट्रीय चेहरा मिल गया। अब ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था, बल्कि ये देश की आवाज बन गया था। और दिलचस्प बात यह है कि इस विद्रोह को कोई एक नेता नहीं चला रहा था, ये कई जगहों पर एक साथ हो रहा था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थीं, तो कानपुर में नाना साहेब, बिहार में कुंवर सिंह ने मोर्चा संभाला, तो अवध में बेगम हजरत महल ने। हर इलाके में स्थानीय हीरो उठ खड़े हुए थे। लेकिन इतनी बहादुरी और इतने बलिदान के बाद भी ये विद्रोह अपना असल मकसद पूरा नहीं कर सका। एक युग का तो अंत हो रहा था, लेकिन एक नए और शायद ज्यादा क्रूर दौर की शुरुआत भी हो रही थी। तो ये विद्रोह आखिर नाकामयाब क्यों हुआ? वजहें कई थीं। सबसे बड़ी कमी थी एक लीडरशिप की, जो पूरे विद्रोह को एक साथ जोड़कर दिशा दे सके। विद्रोहियों के पास जज्बा तो बहुत था, पर अंग्रेजों जैसे नए हथियार और प्लानिंग नहीं थी। और शायद सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कुछ भारतीय शासकों ने ही इस विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों का साथ दे दिया। विद्रोह भले ही दबा दिया गया हो, लेकिन इसने भारत पर ब्रिटिश शासन का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में आ गया। मतलब अब भारत से जुड़े फैसले सीधे लंदन में लिए जाने थे।
अंग्रेजों ने फौज का ढांचा पूरी तरह बदल दिया और अपनी नीतियां भी बदल दी ताकि ऐसा विद्रोह दोबारा कभी ना हो सके। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये विद्रोह फेल हो गया तो हम आज भी इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? इसकी असली अहमियत क्या है? क्योंकि ये भारत की आज़ादी की पहली बड़ी चिंगारी थी। इस विद्रोह ने पहली बार पूरे भारत के लोगों को यह एहसास दिलाया कि उनका दुश्मन एक ही है। इसने राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया और सबसे बढ़कर इसने वो नींव रखी जिस पर अगले 90 सालों तक आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और आखिरकार 1947 में हमें आज़ादी मिली। ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि इतिहास की एक नाकामयाब कही जाने वाली घटना कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा जरिया बन जाती है। 1857 की विरासत हमें आज भी यही याद दिलाती है कि आज़ादी की लौ को शायद कुछ वक्त के लिए दबाया जा सकता है, पर उसे पूरी तरह बुझाया नहीं जा सकता।